नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर। नाउ प्लीज कम टू एक्सप्लेनेशन 1 and 2. This is explanation 1 and 2. What is this? See, explanation जो आपका वर्ड दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब ही ये है कि ड्राफ्टर ऑफ द सीपीसी wanted to remove some kind of confusions. There should not be any confusion, therefore explanations are given. एक्सप्लेनेशन क्यों दिए जाते हैं डायरेक्ट में? ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो वो ना रहे, टू बी ऑन सेफर साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो वो एक्सप्लेनेशन हमेशा ऐड किए जाते हैं। तो इन दिस सेक्शन 9 there are two explanations, explanation 1 and explanation 2. Both these explanations should be read together because both are interlinked to each other. What they are explaining? Say this: a suit in which the right to property or right to an office is contested is a suit of civil nature. See this slide for this. What is given here? This is a suit in which right to property or right to office is an contested. Right to property, it means I am there is a property, I as a plaintiff I am claiming this right, this property belongs to me. And जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ महाभारत, है ना, महाभारत में हस्तिनापुर का जो थ्रोन है, प्रॉपर्टी ऑफ हस्तिनापुर, दैट वाज बीइंग क्लेम्ड बाय द पांडवास एज वेल एज बाय द कौरवास। ठीक है, लेटर ऑन इंद्रप्रस्थ पर लड़ाई थी, इंद्रप्रस्थ शुड बिलोंग टू द पांडवास और नॉट, है ना, तो दैट बाय द राइट टू प्रॉपर्टी। एक है राइट टू एन ऑफिस। राइट टू एन ऑफिस का क्या हो गया? जैसे अभी भी अयोध्या इशू है, राइट टू प्रॉपर्टी, मुस्लिम पक्ष इज क्लेमिंग दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द मुस्लिम वक्फ बोर्ड, है ना, एंड द हिंदू पार्टी इज सेइंग दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द रामलला एंड दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द राम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर, है कि नहीं है? तो बोथ पार्टीज आर बेसिकली कंटेस्टिंग फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी इन द सुप्रीम कोर्ट नाउ डेज। तो दिस इज अवर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू एन ऑफिस, व्हाट कैन बी द राइट टू एन ऑफिस? दैट सपोज कीजिए दिस में भी एनीथिंग, दिस में भी समथिंग, जैसे वैष्णो देवी हुई, क्या हुआ, या केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ के जो चीफ महंत है, नाउ आई एम क्लेमिंग दैट दिस ऑफिस बिलोंग्स टू मी, मुझे इसका महंत बनना है। आपने देखा होगा बहुत कई बार अखाड़ों के लिए कि कौन उसका अखाड़े का सभापति है, एक पोस्ट की लड़ाई हुई, ऑफिस का मतलब है पोस्ट,
उस पोस्ट के लिए आई एम क्लेमिंग एंड यू आर ऑल्सो क्लेमिंग। तो दीज आर टू काइंड्स ऑफ डिफरेंट डिस्प्यूट्स। राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड। इन द केस ऑफ, देखिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि केस ऑफ सिविल नेचर का, सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब ये नहीं केवल यही दो होंगे, देयर में बी डिफरेंट काइंड ऑफ सूट्स। दिस इज ए जनरल टर्म, सूट ऑफ ए सिविल नेचर, but in this explanation only two kinds of suits are being dealt. First is what? Right to property or right to an office. There may be suit for dissolution of partnership, there may be suit for recovery suit. Those suits are not right to property or right to an office. तो यहाँ पर सूट ऑफ सिविल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इन दो सूट्स की बात कर रहे हैं, वेयर राइट टू प्रॉपर्टी इज कंटेस्टेड और राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड। और खास बात क्या है कि डिसीजन ऑफ दिस राइट टू एन ऑफिस और राइट टू प्रॉपर्टी इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चंस एज टू द रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। तो प्रश्न ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के राइट का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ धार्मिक किस्म के प्रश्नों का उत्तर पहले दिया जाए। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इन करंट सिनेरियो इज द डिस्पोजल ऑफ द राम मंदिर डिस्प्यूट। राम मंदिर डिस्प्यूट, राम मंदिर डिस्प्यूट इज बीइंग टेकन बाय द कोर्ट एज ए राइट टू प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट एज टू राइट टू प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं बातें? राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? संपत्ति के अधिकार के संबंध में है ये, कि ये संपत्ति किसको बिलोंग करती है, मुस्लिम पक्ष को बिलोंग करती है या हिंदुओं को मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी है। लेकिन दिस क्वेश्चन, दिस राइट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चंस एज टू द रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। उस राइट को डिसाइड करने के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? वहाँ पर कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर सर्वे कराया गया, आर्कियोलॉजिकल वहाँ पर सारे सर्वे से खुदाई कराई गई, एविडेंसेस कलेक्ट किए गए कि उस ढांचे के अंदर था क्या, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, रिलीजियस राइट्स वहाँ पर नमाज अदा की गई नहीं की गई, वहाँ पर कब से पूजा हो रही है कब से नहीं हो रही है, तो धार्मिक पक्ष भी वहाँ पर है। तो अब इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्नों का निर्धारण होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी डिसाइड करना, लेकिन टू डिसाइड द राइट टू प्रॉपर्टी कोर्ट विल हैव टू डिसाइड सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज ऑल्सो। तो in this case, in this situation, question arises whether such kind of dispute comes under the category of suit of civil nature or not. When court has to decide first religious rites or ceremonies, and on the basis of that court will have to decide right to property or to an office. So there is a color of religion also. In this suit, there is a touch, there is a color of religion also. So whether such kind of suits should be considered suit of civil nature or not. To clarify all doubts in this regard, explanation 1 says that a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature. You will have to see what is being contested. If the answer is right to property or right to an office, what is being contested? Right to property or to an office. It means what is the principal question in this? कि मुख्य प्रश्न क्या है इसमें? What is the principal question? Principal question is what? Regarding right to property or right to an office. In that case, this suit shall be treated as suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend. The word is what? Entirely. पूर्णतः, एंटायरली का मतलब होता है हिंदी में पूर्णतः, ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। तो इट मे बी पार्शली डिपेंडेंट, इट मे बी एंटायरली डिपेंडेंट, इट विल नॉट चेंज द नेचर ऑफ द सूट। दिस सूट विल बी ट्रीटेड एज द सूट ऑफ सिविल नेचर डिस्पाइट द फैक्ट दैट द रियल क्वेश्चन यानी कि प्रिंसिपल क्वेश्चन इज डिपेंडेंट एंटायरली अपॉन द आंसर ऑफ religious rights and ceremonies questions. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो. Good. So this slide can help you.
विच राइट? राइट टू प्रॉपर्टी. विच राइट? राइट टू एन ऑफिस. ये अधिकार डिपेंडेंट किस पर है? क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज. एंड बेस्ट एग्जांपल फॉर यू इज राम मंदिर डिस्प्यूट विच इज गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट. In that case, court will have to decide religious rights or ceremonies first, and then it will decide the right to property. है ना? जी. Now come to this. दो टर्म्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपको मेंस में भी क्वेश्चन लिखना पड़ सकता है इसमें. सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. सी दिस. द सूट जो मैंने अभी आपको समझाया टेक्निकली आपको कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे समझना है इसको. द सूट इन विच द प्रिंसिपल क्वेश्चन, टर्म इज व्हाट? प्रिंसिपल क्वेश्चन. एंड सेकंड टर्म इज इंसिडेंटली इन्वॉल्व्स. तो यू विल हैव टू सी द सूट in which the principal question is of civil nature, that is right to property or to an office, will be a suit of civil nature even if incidentally involves caste questions or religious right or ceremonies. तो term is principal question and incidentally involvement किस बात का है? तो ये incidentally का मतलब है अनुषांगिक रूप से कि मेन क्वेश्चन ये है, लेकिन उसको डील करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो. उसे कहते हैं इंसिडेंटली इन्वॉल्व होना उस चीज का. समझ रहे हैं आप? तो मुख्य क्वेश्चन है सिविल नेचर का, लेकिन अनुषांगिक प्रश्न कौन सा हो गया? जाति संबंधी प्रश्न हो गया, धर्म संबंधी प्रश्न हो गया. ऐसे केस में भी जो सूट रहेगा वो सूट ऑफ सिविल नेचर रहेगा. सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने पूरी कोशिश की है आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने की. अब इसी में एक एडिशन करा दिया गया, इसी में एडिशन करा गया एक्सप्लेनेशन सेकंड के रूप में. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यू दिस, explanation second was added by Amendment Act 1976. Amendment Act 1976. This is a question for your prelims कि by which amendment it was added. कर लेंगे. Now why it was added? Before this explanation there was a divergence of judicial opinion. Before this explanation there was a divergence of opinion. Means one high court is saying something else, other high court is saying something else. So this is called divergence of judicial opinion. What was the divergence of opinion? Whether a suit relating to a religious office, suit is related to religious office, किसी धार्मिक पद के संबंधित के सूट इज रिलेटेड टू रिलीजियस ऑफिस. रिलीजियस ऑफिस का मतलब धार्मिक पद. धार्मिक पद हुआ महंत, मुख्य पुजारी, इस तरीके के सूट कि मैं मुख्य पुजारी हूँ, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं मुख्य पुजारी हूँ, यहाँ पर ये इस पद का सम्मान मुझे मिलना चाहिए, आप कह रहे हो इस पद का सम्मान मुझे मिलना चाहिए. तो इस ऐसे सूट्स में टू विच नो फीस और इमोल्यूमेंट्स वर अटैच्ड, जिसका कोई अलाउंस नहीं मिल रहा, केवल पद का नाम है, उस पद से आप मैडम आरुषि कहने की इस मंदिर की मुख्य पुजारी मैं हूँ, पारुल कह रही है उस मंदिर की मुख्य पुजारी मैं हूं. तो नाउ दीज टू लेडीज आर फाइटिंग फॉर द चीफ प्रीस्ट, ऑफिस ऑफ चीफ प्रीस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टेम्पल. सही है. लेकिन क्या है कि बोथ इनसे पूछेगा भाई क्यों लड़ रहे हो, कुछ पैसे मिलते हैं यहाँ से आपको, कुछ तनख्वाह मिलती है आपको, एनी इमोल्यूमेंट्स, एनी फीस करें? नो. दिस इज ओनली फॉर द ग्रेस, दिस इज ओनली फॉर द डिग्निटी, दिस इज फॉर ओनली माई रेपुटेशन. तो नो फीस और इमोल्यूमेंट्स वर अटैच्ड टू सच रिलीजियस ऑफिस. तो क्वेश्चन वाज वेदर ए सूट रिलेटिंग टू सच रिलीजियस ऑफिस टू विच नो फीस और इमोल्यूमेंट्स आर अटैच्ड कैन बी सेड टू बी सिविल नेचर, सूट ऑफ सिविल नेचर और नॉट. तो टू रिमूव सच काइंड ऑफ डाउट्स दिस वाज एडेड एक्सप्लेनेशन सेकंड एंड इट प्रोवाइडेड दिस. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटेरियल whether or not any fee are attached to the office referred to in explanation 1, or whether or not such office is attached to a particular place. किसी विशेष स्थान से संबंधित है या नहीं है, या किसी कोई फीस अटैच है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट विल बी ए सूट ऑफ सिविल नेचर. तो ये डाइवर्जेंस जो ओपिनियन थी उनको खत्म कर दिया गया. एंड यू कैन सी दिस, आप ऐसे देख सकते हैं इसको. सूट राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, राइट टू व्हेन द सूट इज फॉर राइट टू एन ऑफिस. तो इट हार्डली मैटर्स वेदर फीस
और प्लेस आर अटैच्ड और नॉट, है ना, बस खत्म बात. इट विल बी ट्रीटेड एज ए सूट ऑफ सिविल नेचर एंड अकॉर्डिंग टू दिस. तो दिस इज एक्सप्लेनेशन सेकंड. प्लीज रेज हैंड अगर समझ में आ गया तो आपको. ये 1 2 हो गया. एंड ये रहा आपके सामने क्वेश्चन. आपसे पूछ लिया गया कि एक्सप्लेनेशन सेकंड कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 1976 से जोड़ा गया था. क्यों लाया गया था? डाइवर्जेंस ऑफ जुडिशियल ओपिनियंस को दूर करने के लिए लाया गया था. ठीक है. नाउ क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि अब कि कौन कौन सा सूट सिविल नेचर का है, कौन कौन सूट सिविल नेचर का नहीं है. आपसे क्वेश्चन जो आएंगे इसमें पहले ही बता चुका हूँ. एंड यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन लाइक दिस इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर, विच इज नॉट ऑफ ए राइट ऑफ सिविल नेचर. आपको नोट से मैंने दे दिया गया. आई हैव गिवन यू लिस्ट कि विच सूट्स आर ट्रीटेड एज सूट ऑफ सिविल नेचर. और जी इसके बाद में आप सी एक अलग बात हो रहा है कि नाउ ये तो आपका एक्सप्लेनेशन 1 एंड सेकंड आ गया. नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड बाय यू इज दिस कि इट इज नॉट द स्टेटस ऑफ द पार्टीज टू द सूट बट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट विच डिटरमाइंस वेदर और नॉट द सूट इज ऑफ सिविल नेचर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि हाउ विल यू डिटरमाइन द सूट ऑफ सिविल नेचर और नॉट. दैट डोंट गो बिहाइंड द हु आर द पार्टीज, है ना. You will see what is the content of the plaint. What is the content of the plaint? On that basis you will determine the कि whether the suit is of civil nature or not, है ना. Jurisdiction of the court is also determined by the plaint, है ना. And what you see in the plaint? You see the subject matter, not the form. You don't go for the status of the parties. ठीक है. तो formula type रट लीजिए इसको. What matters? Subject matter of the suit. What doesn't matter? Form of the plaint. What doesn't matter? Status of the parties. And this is the question for you again. Which of the following determines whether or not the suit is of civil nature? Which of the following determines whether or not the suit is of civil nature? Status of the parties? No. Form of the suit? No. Subject matter? Yes. हो गया. तो कर लेंगे आप लोग अब. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन 1 एंड सेकंड. बॉडी हम पढ़ चुके हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. से इसमें क्या था? सेक्शन 9 ये था द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. तो दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन. दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन. हम लोगों ने ये पढ़ा था इसमें कि 2 कंडीशंस थी. ए सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू ट्राई ए सूट इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट वाज व्हाट? सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर. एंड सेकंड व्हाट? इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. तो वी हैव अंडरस्टूड सो फार कि व्हाट डू वी मीन बाय द सूट ऑफ सिविल नेचर. हमने सिविल नेचर का मीनिंग पढ़ लिया. हमने क्लैरिफिकेशंस पढ़ लिए एक्सप्लेनेशन 1 और सेकंड. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड का मीनिंग क्या है. इसमें और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी छुपे हुए हैं जो समझने की जरूरत है अभी आपको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड के उसमें. तो नाउ कम टू दैट पॉइंट. नाउ एक्सप्रेसली बार्ड. व्हेन कैन वी से सूट इज एक्सप्रेसली बार्ड? Expressly barred. A suit is said to be expressly barred when it is barred by any enactment for the time being in force. When a law in time in force specifically expressly bars the civil court shall not have the jurisdiction to entertain this suit, then we say the jurisdiction of civil court is expressly barred. Are you getting this point or not? For example, Section 170 of the Representation of the Pupils Act 1951, and it says no civil court shall have jurisdiction. What it says? No civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken by the returning officer under this act in connection with an election. According to 170, he says if any decision is taken by the रिटर्निंग ऑफिसर. किसने डिसीजन लिया? रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया. इस एक्ट रिगार्डिंग व्हाट? इन कनेक्शन विद द इलेक्शन. देन सच डिसीजन
shall not be decided by the civil court. Civil court will not entertain the matters relating to election. So it has been specifically said in the act, no civil court shall have jurisdiction. Means what? Expressly jurisdiction is barred by this. Such kind, the jurisdiction over such matter is expressly barred the act. इसे हम कहते हैं कि cognizance has been expressly barred by the act. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई तो. This is the case of when the, so this was, a suit is said to be expressly barred when it is barred by any enactment. सही है. Now next point कि when there is a doubt regarding this, है ना, then this कि when there is a doubt कि whether sometimes it is expressly लिखा हुआ है कहीं पर, in case there is a little bit doubt, then what is the law in that regard? That provisions of such enactment shall be strictly construed, and this is very important line for your prelims, very very important line. The provisions of such enactment, which enactment? Which is expressly barring the jurisdiction, है ना, which is expressly barring the jurisdiction. The provisions of such enactment shall be strictly construed. Strictly construed का मतलब क्या? रेज हैंड कितने लोगों आता हो? इनका आता है. देखिए स्ट्रिक्टली मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ आईपीसी. यानी कि आईपीसी क्या है? व्हाट इज आईपीसी? आईपीसी एक पीनल लॉ है. आईपीसी इज पीनल लॉ. इन दैट केस सपोज कीजिए ए पर्सन हैज़ बीन एक्यूज ऑफ कॉजिंग कल्पेबल होमिसाइड. क्या आरोप है? कि इसने, आरुषि ने कल्पेबल होमिसाइड, ही कॉज्ड कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध की ये आरोपी है. अब इसको सजा तभी मिल सकती है जब धारा 299 की क्लॉज 1, क्लॉज 2 या क्लॉज 3 में उसका केस कवर होता हो. शी कैन बी पनिश्ड ओनली इफ हर केस इज इंक्लूडेड, इज कवर्ड either of the 3 clauses 1, 2 and 3. Intention to cause death, intention to cause bodily injury, or knowledge that death is likelihood in this case. Okay nahi? If your case is not covered in any of these, then benefit of doubt goes to her. Strictly you will have to apply the penal laws. You cannot even if there is iota of doubt, she will be acquitted in this case. Strict application हो गया. In some cases when benefit is to be given to this, suppose कीजिए MST एक्ट हो गया, है ना. when MST एक्ट मीन्स व्हाट? जहाँ पर एक्सीडेंटल क्लेम्स मिल रहे हैं आपको, है ना, वो क्या है? एक बेनिफिशियरी लॉ हो गया. वहाँ पे इन दैट केस द प्रोविजंस विल बी कंस्ट्रूड लिबरली. सो देयर ये कंस्ट्रक्शन का स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड का मतलब है कि when a provision has to be interpreted by the court, there may be 2 kinds of interpretation. There may be liberal interpretation and there may be strict interpretation. So this is the case, when you are taking out the jurisdiction of the court and you are saying by this act the jurisdiction of the civil court has been taken away, then you will have to apply that law very very strictly. You will have to interpret that law very strictly. कि if there is any doubt, see, you did this. In case of any doubt about the ousting of jurisdiction, कि whether jurisdiction has been taken away or not, whether this act is expressly barring the jurisdiction or not, then in case of doubt, what should be the approach of the court? The court will lean in favor of interpretation favoring the jurisdiction. Court will say it is a doubtful case, that let's it take, civil court has the jurisdiction to try the case. It means in express cases that it should be very very clearly mentioned in the act that jurisdiction of the civil court is barred in this case. In case of doubt, court will lean in favor of interpretation favoring the jurisdiction. It means the party
द पार्टी विच इज सेइंग कि jurisdiction is barred, that will have to prove with strictly that because of such provision this jurisdiction of the court is barred. प्लीज़ रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो आपको ये कि इसका ये देखा जाएगा. व्हाट यू लर्न, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्रेस बार्ड. एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब है बार्ड बाय एनी इनैक्टमेंट. देन यू केम टू द इंटरप्रिटेशन. इट शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड. गॉट इट. And in case of doubt, what should be the approach of the court? The court will lean in favor of the interpretation favoring jurisdiction. कर लेंगे आप नहीं बताइए. Now for example you can say the matters falling within the exclusive jurisdiction of revenue courts. The matters which are being dealt by revenue courts. The matter which are being dealt by the CRPC or special tribunals like industrial tribunal, like election tribunal, revenue tribunal, rent tribunal, cooperative tribunal, income tax tribunal, all these tribunals, in these cases, these particular statutes, the jurisdiction of the civil court is barred. कर लेंगे आप लोग, हाँ है ना, बोलिए. And this may be the question like this कि भाई किसी भी क्वेश्चन आ जाएगा इसमें. अब कम टू नेक्स्ट पॉइंट. एक्सप्रेसली हो गया. अब बताइए क्या है नेक्स्ट टर्म क्या थी. इम्प्लाइडली बार्ड. व्हाट डू मीन बाय द इम्प्लाइडली बार्ड. एक्सप्रेस का मतलब था कि प्रोविजन दिया गया है किसी एक्ट में. सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड मीन्स व्हाट. व्हेन इट इज बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. व्हेन इट मीन्स नो स्पेसिफिक प्रोविजन इज नॉट देयर. कोई खास एक लाइन लिखी हुई नहीं है किसी एक्ट में कि भी इसके जुरिस्डिक्शन को टेक अवे किया जाता है. व्हेन इट इज बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, विधि के सामान्य सिद्धांतों के द्वारा इसको लिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कब कह सकते हैं इसमें 3 कैटेगरी बताइए इन्होंने लॉ में. व्हेन वेयर स्टैट्यूट्स प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक रेमेडी. अगर किसी कानून में उस खास इशू को डील करते हुए स्पेसिफिक रेमेडी दी गई कि इस केस में ऐसा होगा, तो इट मीन्स भले ही उसमें एक कानून में ये ना लिखा हो कि भाई कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली बार्ड, यू विल टेकन इट इज ए इम्प्लाइडली बार्ड. सेकेंडली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल समझिए आप इसको, ऐसे समझिए इसको आप. इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब क्या है. नो सूट शैल लाई फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट इनक्योर्ड इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जो खर्चा हुआ, जैसे मान लीजिए आपने एफआईआर लिखवा दी, ठीक है. अब स्टेट परसू करेगा इसको, एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा. इट मीन्स स्टेट विल इनक्योर सम एक्सपेंसेस इन दिस केस. ट्रायल भी चलेगा. एंड लेटर इट इज फाउंड दैट एफआईआर वाज फॉल्स. तब क्या हो, देन स्टेट शुड कम आफ्टर यू टू इनक्योर द एक्सपेंसेस, है ना. रिकवरी, नो सूट शैल लाई फॉर रिकवरी ऑफ कॉस्ट इनक्योर्ड इन ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. प्राइवेट पार्टीज एक दूसरे को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए ले जाएंगी, वो अलग चीज हो गई, है ना. तो यहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया हुआ, बट इट इज इम्प्लाइडली बार्ड. ऐसे ही No suit shall lie for enforcement of a right upon a contract hit by section 23 of the Indian Contract Act. अब देखिए क्या है, हालांकि ये तो 23 से ही बाहर हो जाएगा. 23 सेक्शन पढ़ रखा है उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23. व्हाट इट सेज, व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. अनलॉफुल कब होगा, वन ऑफ द सिचुएशन इज व्हाट, व्हेन द एग्रीमेंट इज फॉर समथिंग इमोरल. Are you getting point or not? Such kind of suits shall not be enforced. Such kind of right should not be enforced. This is again impliedly barred. Again see this, no suit shall lie against any judge for acts done in the course of his duties. If a court has done, if a judge has done some wrong, तो no suit shall, कि इसने गलत किया है मेरे साथ पहले, है ना. तो such are the cases of impliedly barred.
सो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार समझने की जरूरत है कि इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब क्या होता है। इनकी डिटेल में आपसे कोई मेंस में नहीं पूछ रहा, कोई फिल्म से नहीं पूछ रहा, केवल एक्सप्रेसली बार्ड इम्प्लाइडली बार्ड भी याद रख लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। अब अगला एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए आपको, वो है प्रिजम्पशन से रिलेटेड। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इट इज बीइंग कंटेस्टेड, देयर आर टू पार्टीज, वन पार्टी इज सेइंग दैट दिस कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, other party is saying this court has no jurisdiction. Then what shall be the approach of the court and what shall be the burden of proof? Who will prove this? Who will prove this? Burden of proof, upon whom burden of proof lies? Who shall come forward first to prove that this court has no jurisdiction? This court, the jurisdiction is barred or not? Who shall? In this case, every presumption should be made in favor of the jurisdiction of a civil court. It shall be presumed that court has jurisdiction. If you are saying that this court has no jurisdiction, then you will have to prove that this court has no jurisdiction. Presumption will be always in favor of the jurisdiction of the court, and it can be question in your exam. Prelims में आ जाएगा इसमें आपके उसमें। In this regard, a case is very important. Secretary of State versus Maersk and Company. Secretary of State versus Maersk and Company. Case was decided by Privy Council. What was observed? It is settled law that exclusion of the jurisdiction of civil courts is not to be readily inferred, but that such exclusion must either be explicitly expressed or clearly implied. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझाता हूँ। देखिए आपको मैं, इस केस में ये बात कही गई कि इफ इट इज प्लीडेड दैट दिस कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन, तो कोर्ट शुड नॉट बी इजीली एक्सेप्टिंग दैट कंटेंशन कि अच्छा नहीं, अच्छा ओके ठीक है नहीं है। नॉट टू बी रेडिली इन्फर्ड, आसानी से आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। अब it shall be the specifically case opposite party the contesting who is objecting to jurisdiction will have to specifically prove this fact कि either this is the case of express barred or it is the case of implied barred। तो केस का नाम क्या है? Secretary of State versus Maersk and Company। There are certain principles, इनसे कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। इनको एक बार देख लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक। So from the various Supreme Court decisions, following general principles can be inferred like number 1, a civil court has jurisdiction to try all suits of a civil nature unless their cognizance is barred either expressly or impliedly. This is the language of section 9 कि a civil court shall have jurisdiction तक कब तक, जब तक कि उसको expressly या impliedly बार नहीं करेंगे। Number 2, consent can neither confer nor take away the jurisdiction of a court। पढ़ा था आप लोगों ने, याद आया? तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट वी हैव रेड सो फार। नाउ ए डिक्री पास्ड बाय ए कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन इज ए नलिटी एंड द वैलिडिटी देयरऑफ कैन बी चैलेंज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, इवन इन कोलैटरल प्रोसीडिंग्स। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वांट ऑफ जुरिसडिक्शन एंड इर्रेगुलर एक्सरसाइज देयरऑफ। Every court has inherent power to decide the questions of its own jurisdiction. This is, इसको explain कर देता हूँ मैं। Every court has inherent power to decide the question of its own jurisdiction। अगर ये decide हो जाए कि आप सपोज कीजिए आप कोर्ट है और आप ही के सामने कहा जा रहा है कि आपको jurisdiction नहीं है सुनने का, आप सुने, you are the presiding judge, you are the civil judge, आपके सामने plaintiff defendant आकर डिफेंडेंट कह रहा है सर आप सुन ही नहीं सकते, यू डोंट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस। बड़ी अजीब सी बात हो गई, मैं डिसाइड करूं, कौन डिसाइड करेगा? तो कोर्ट को इसके लिए कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट हिमसेल्फ इटसेल्फ विल डिसाइड वेदर इट हैज जुरिसडिक्शन और नॉट। अगर कोर्ट ने मान लीजिए गलत डिसाइड कर लिया, दैट कैन बी चैलेंज इन द अपील, बट द एवरी कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ इट्स ओन जुरिसडिक्शन। मुझे इस कोर्ट का, मुझे इस मामले की सुनवाई का जुरिसडिक्शन है या नहीं है, it will be decided by the court by itself। सही है। now next
हाउ ही विल डिसाइड? जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट डिपेंड्स अपॉन एवरमेंट्स मेड इन द प्लेंट। ये सबको रिवीजन लग रहा होगा आप लोगों को, हम लोग पढ़ चुके, सभी पढ़े ना। एवरमेंट्स मेड इन प्लेंट एंड नोट अपॉन द डिफेंस इन द रिटन स्टेटमेंट। कर लेंगे। For deciding jurisdiction of a court, the substance of a matter and not its form is important. Every presumption shall be made in favor of jurisdiction of a civil court. We have read it. ये सबका पूरा क्रक्स है, जो भी हम लोगों ने 3-4 क्लासेस में पढ़ा है, वो सारे जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं ये हैं सब, ये नोट्स के रूप में दिए गए हैं आपको। ये A statute ousting jurisdiction of a court must be strictly construed. Burden of proof of exclusion किस पर है? इज ऑन द पार्टी हु असर्ट्स इट। जो ये कहती है कि बड़ा इसका जुरिडिक्शन नहीं है। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है मुझे, मैं सारी बात समझा चुका आप लोगों को। वेयर जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड, इट कैन स्टिल डिसाइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद और वेदर एन ऑर्डर वाज पास्ड डिवोर्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसको समझा देता हूँ आपको मैं। ये क्या है? इवन वेयर जुरिडिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट इज बार्ड, समझे? जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड। नाउ तब भी क्या कोर्ट कुछ कर सकती है? सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया गया है। इन दैट रिगार्ड इवन देन, ऐसी परिस्थितियों में भी द कोर्ट कैन सी वेदर द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ा, सेक्शन 170 एक्सप्रेसली बार्ड द। Now, court can still see whether, okay, I will not decide the case. I will not decide upon the right or wrong, whether the decision of the election officer was returning officer were right or wrong. But I can see whether the provisions of the act were complied or not. जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कंप्लाई की थी या नहीं की थी। वेदर एन ऑर्डर वाज पास डिवोर्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि प्रोविजंस को अप्लाई किया गया था या नहीं किया गया था, उससे उलट तो कुछ नहीं हुआ, डिवोर्स तो नहीं हुआ है ना, अगेंस्ट तो नहीं किया आपने, प्रोविजंस ऑफ लॉ को कंप्लाई वाइज किया था या नहीं किया था। इट कैन बी स्टिल चेक्ड बाय दिस। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। और इसमें एक चीज़ और है आपको बताने वाली लास्ट में। एक केस का नाम है दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जस्टिस हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस थे उस समय। समराइज द प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। इतना कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है। इन विच केस प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स वर समराइज्ड। किस केस में एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन संबंधित सिद्धांतों को समराइज किया था? कौन से जज साहब ने समराइज किया था? हिदायतुल्लाह सिविल जज। केस का नाम दूल्हा भाई। कौन सा भाई? दूल्हा भाई। ठीक, तो ये आप कर लेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर रिलेटिंग टू द जुरिडिक्शन। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए। हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।